नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 में और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का, जिसमें होती है खेल खबरों के साथ खेल और खिलाड़ियों की बातें और तमाम खेल खबरों का विश्लेषण। उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होते हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ हरपाल सिंह बेदी। हरपाल, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने साउथहैम्पटन को 9-0 से हरा दिया है। बर्नले और मैन सिटी के बीच मुकाबला आजाद। इंडियन सुपर लीग में केरला ब्लास्टर्स का मुकाबला मुंबई सिटी से होगा। एटीपी कप में आज ग्रुप मैच में इटली ने फ्रांस को, रूस ने जापान को, जर्मनी ने कनाडा को और ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीस को हराया। और दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम का भारत दौरा मार्च में 5 ओडीआई और 3 T20 मुकाबले खेले जाएंगे। और इस समय इंग्लिश प्रीमियर लीग के मुकाबले चल रहे हैं, जिसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड ने साउथहैम्पटन को एक तरफा 9-0 से हराया है। ज्यादा जानकारी के लिए सुनते हैं ये रिपोर्ट हमारी सहयोगी नईम की। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने साउथहैम्पटन को 9-0 से हरा दिया है। यूनाइटेड ने प्रीमियर लीग में सबसे बड़ी जीत के अपने ही रिकॉर्ड की बराबरी की। 25 साल पहले 1995 में यूनाइटेड ने ही इप्सविच टाउन को 9-0 से हराया था। मैच में साउथहैम्पटन की टीम 9 खिलाड़ियों के साथ खेल रही थी। टीम के 2 खिलाड़ियों को रेड कार्ड मिला। अलेक्जेंडर यानकेविच को मैच के दूसरे मिनट में ही रेड कार्ड मिला। यूनाइटेड की ओर से एंथनी मार्शल ने सबसे ज्यादा 2 गोल किए। वहीं एरॉन वान मार्क्स रैशफोर्ड 25वें मिनट, एडिनसन कवानी 39वें मिनट, स्कॉट मैक्टोमिने 71वें मिनट, ब्रूनो फर्नांडिस 87वें मिनट और डेनियल जेम्स ने एक गोल किए, जबकि साउथहैम्पटन के बेदनारेक ने 34वें मिनट में आत्मघाती गोल भी किया। आज भारतीय समय के अनुसार रात 11:30 बजे से बर्नले और मैन सिटी के बीच मुकाबला होगा। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ हरपाल, अगर हम देखें तो इतने बड़े अंतर से टीम को हराना, और अगर हम यूनाइटेड की बात करें तो 22 मैच उन्होंने अभी तक खेला है, जिसमें से 13 में जीत दर्ज की है, 5 मैच ड्रॉ हुए हैं, 4 में उसे हार का सामना करना पड़ रहा है और 44 अंक के साथ वो दूसरे स्थान पर काबिज है। वहीं अगर साउथहैम्पटन की बात करें तो 12वें स्थान पर है। 21 मैचों में 8 जीत के साथ 5 मैच ड्रॉ खेले हैं और 8 में उसे हार का सामना करना पड़ा है और 29 अंक हैं। लेकिन जिस तरह से एक बड़े अंतर से हरा है, आप क्या कुछ कहेंगे? वो डिमोरलाइज हो गए ना। पहले दूसरे मिनट में ही अलेक्जेंडर यानकेविच को रेड कार्ड मिला और ये चौथा प्लेयर है इस हिस्ट्री में ईपीएल, क्योंकि इतनी में मैच शुरू होने पे ही रेड कार्ड बन गया। तो जब आपके मैच शुरू होते ही आप 10 प्लेयर आ गए, उसके बाद एक और रेड कार्ड मिल गया, 9 प्लेयर, तो डिमोरलाइजेशन तो सेट होनी हो रही है। मगर इंटरेस्टिंग चीज है, इन्होंने 9-0 से तो हरा दिया एक तो साउथहैम्पटन को, जो कि 12वें नंबर पर है। मगर इससे पहले ये सबसे लोअर टीम जो थी उससे 1-2 से हार भी है। बड़ा सरप्राइजिंग ये था कि जो टीम स्ट्रगल कर रही है सर्वाइवल के लिए लीग में, उससे ये मैनचेस्टर यूनाइटेड हार चुकी है। तो अब ये है कि 22 मैच खेल के 44 अंक लिए, जहां तक कि मैनचेस्टर सिटी जो है, जो इनकी राइवल है, उन्होंने 20 मैच खेल के 44 अंक लिए। यानी कि वो अगर दोनों मैच जीतते हैं तो इनसे 6 पॉइंट आगे हो जाते हैं। तो इसके बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बनी है कि इन्होंने 9-0 से जीते तो हैं, मगर एक है कि एक सबसे लोवेस्ट टीम जो थी शेफील्ड से, वो एक मैच हार भी गए। तो जो इनका एडवांटेज था ना, उसको न्यूट्रलाइज हो गया वो सारा एडवांटेज। जी हाँ, और अगला जो मुकाबला है वो मैन सिटी और बर्नले के बीच रात 11:30 बजे होने वाला है। अगर हम एक नजर डालें तो मैन सिटी इस समय टॉप की टीम है, शीर्ष टीम है। 20 मैच उन्होंने खेले हैं, जिसमें से जीत और 13 जीत के साथ 44 अंक, जो कि अपने आप में अगर हम देखें तो हालांकि मैन यूनाइटेड के भी 44 अंक हैं, लेकिन अगर 2 मैच और है ना, मैन सिटी के 2 मैच है, और अगर दोनों जीतते हैं मैच, जैसे कि आज उम्मीद है, बर्नले बड़ी नीचे टीम है, अगर आज जीतते हैं तो 3 अंक बढ़ जाते हैं और दूसरा मैच जीतते हैं तो इसका मतलब 6 अंक का एडवांटेज है। ये है कि अगर जीते, दोनों मैच जीतते हैं तो 6 का, अगर दोनों ड्रा हो जाते हैं फिर 2 पॉइंट का एडवांटेज है उनके पास, और अगर दोनों हारते हैं तब वो 44 पे ही रहेंगे। तो इस एट द मोमेंट मैनचेस्टर सिटी को सबसे ज्यादा एडवांटेज है, 6 पॉइंट का एडवांटेज है। ड्रा होगा तो फिर 2 पॉइंट आगे हो जाएंगे, हार जाएंगे तो 44 पे ही रहेंगे। तो उनको मतलब खोने को ज्यादा नहीं है, मगर पाने को बहुत कुछ है।
बिल्कुल, अगर हम दोनों जो टॉप शीर्ष की जो टीमें हैं, मैन सिटी और मैन यूनाइटेड के बीच में, हालांकि अंक तो दोनों के बराबर हैं, लेकिन मैन सिटी ने अभी सिर्फ 20 मैच खेले हैं, जबकि मैन यूनाइटेड ने 22 मैच खेल चुके हैं। वो 2 मैच का बड़ा फर्क पड़ेगा ना। 2 मैच जो उन्होंने जीतने हैं, अगर वो जीतेंगे 2 मैच तो 22 मैच हो जाएंगे, तो उनका मतलब भी उनके पास 50 पॉइंट हो जाएंगे जी, तो 6 पॉइंट आगे हो जाएंगे। और अगर हम बर्नले की परफॉर्मेंस पर एक नजर डालें तो 20 मैच उन्होंने भी खेले हैं, जिसमें से 6 में उसे जीत मिली है और 4 मैच ड्रॉ हुए हैं, जबकि 10 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि 13 गोल ये टीम अब तक कर चुकी है और 26 गोल इसने खाए हैं और 22 पॉइंट्स इसके हैं। ये टीम जो है स्ट्रगल कर रही है कि ये अगले साल तक लीग में रहेगी कि नहीं, क्योंकि लास्ट 3 टीम्स जो भी लीग की होती हैं, इस लास्ट 3 टीमें जो होती हैं वो एलिमिनेट हो जाती हैं और दूसरी टीमें आती हैं, तो इनका बर्नले तो स्ट्रगल कर रही है। मगर ये बताया दें कि अगर शेफील्ड शील्ड ने हरा दिया है मैनचेस्टर यूनाइटेड को, तो बर्नले को भी इजी नहीं देना चाहिए। मगर जिस तरीके से मैनचेस्टर सिटी खेल रही है, उम्मीद तो यही है कि वो आज जीत जाएंगे। मगर कभी प्रेडिक्शन करनी चाहिए स्पोर्ट्स में, हमने खामखा प्रेडिक्शन करी, यही बार आपने प्रेडिक्शन करके भी आपको कहा भी जाता है कि प्रेडिक्शन ना करे, बड़ा मुश्किल होता है। मगर जिस तरीके से ऑन पेपर फॉर्म जो चल रही है, मैनचेस्टर सिटी शायद जीत जाए। नहीं, और सबसे बड़ी बात अगर हम देखें तो पिछले 5 मैचों की अगर हम प्रदर्शन की बात करें तो सिटी जो है पिछले 5 मैच लगातार जीती है, जबकि अगर बर्नले की अगर हम बात करें तो पिछले 5 मैचों में 1 मैच में उसे पहले हारा, फिर 2 मैच उसने जीते, फिर इसके बाद लगातार 2 मैच हार गई। स्ट्रगलर टीम है ये 2-3 टीमें जो हमेशा बॉटम पे आती हैं, कभी बाहर निकल जाती हैं लीग से, फिर अगले साल वापस आ जाती हैं। इन्होंने इतना इम्पैक्ट नहीं किया, मगर एक बात है, ये इन टीमों को खोने को कुछ नहीं होता, तो ये टीमें बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं टॉप टीमों के लिए, और ये नंबरिंग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो है वो सीरीज को चेंज कर देती हैं जी। तो ये तो बात थी इंग्लिश प्रीमियर लीग की। बार्सिलोना ने 2017 में स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेसी से 555 मिलियन यूरो यानी करीब 4,911 करोड़ रुपए का करार किया था। 2019-20 सीजन में इस टीम को क्वार्टर फाइनल में बायर्न म्यूनिख की टीम ने 8-2 से हराया था। इस मैच में म्यूनिख के प्लेइंग 11 की कुल कीमत 100 मिलियन यूरो यानी करीब 877 करोड़ थी, जो कि मेसी के कॉन्ट्रैक्ट से करीब 4,034 करोड़ रुपए कम है। तो अपने आप में लियोनेल मेसी इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो भी एक खबर बन जाती है। ऑब्वियसली ये तो अगर देखा जाए तो एक हमारी छोटी मोटी स्टेट का पूरा बजट है। अगर किसी यूनियन टेरिटरी का बजट देखेंगे आप, छोटे से अलग, तो उसका तो बजट है ये। आप ये देखिए कितनी डिस्पैरिटी है। एक टीम 11 प्लेयर खेल रही है, 11 नहीं उनकी पूरी जो टीम है, अगर 11 और एक जो सब्स्टिट्यूट है वो 100 करोड़ पे 870 करोड़ पे, और यहाँ पर एक प्लेयर है जो है वो 4,000, सुन के ही घबरा जाता आदमी, 4,900 करोड़ रुपए एक लेता है। ठीक है, आप कई बार देखते हो ध्यान से कि आप सही पढ़ रहे हो या नहीं। हाँ, और ये बिल्कुल सही कहा आपने कि कई बार आपको कंफ्यूजन, और इसका प्रॉब्लम मेसी साहब से ये हो रही है कि वेदर बार्सिलोना इसको कॉन्ट्रैक्ट देगी कि नहीं देगी, क्योंकि 8-2 से हारना, हालांकि मेसी का कसूर नहीं है, मगर आप मैसी हम तो डिस्कस मैसी कर रहे हैं ना, टीम तो कम का डिस्कस है, और ये भी कर रहे हैं कि इस टीम को 8-2 से हराया है उस टीम ने जिसके पास बहुत ही कमजोर टीम है। मेरे ख्याल मैसी साहब का आजकल बार्सिलोना कैसे चक्कर चल रहा है, वो एक्सटेंशन दे नहीं रहे, या दे रहे हैं तो इतना पैसा नहीं दे रहे, और मैसी किसी और को ढूंढ रहा, मगर अब इतना पैसा बढ़ चुका है, ये रेज बहुत बाकी क्लब अफोर्ड नहीं कर सकते इतना पैसा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और आपने देखा होगा अगर इस लीग की हिस्ट्री देखेंगे, जितने प्लेयर इतनी ऊंचाई पे जाते हैं बाद में बड़ा मुश्किल होता है उनको सर्वाइव करने का। रोनाल्डो केस, उसने इतना पैसा लिया था, जब उसकी वैल्यू खत्म हुई अब उसको कोई उतना देने को तैयार नहीं। जी, बिल्कुल, क्योंकि जब आप एक बार शिखर पर पहुंच जाते हो तो उसके बाद वहां से कुछ भी कम जो है वो कम जब होता है फिर बिल्कुल ही कम होता है जी, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अब बात करते हैं फुटबॉल की, और बात करते हैं इंडियन सुपर लीग में इस समय केरला ब्लास्टर्स का मुकाबला मुंबई सिटी से अब से 30 सेकंड के बाद ऑलमोस्ट शुरू होने वाला है। और अगर हम मुंबई सिटी की बात करें तो इस समय शीर्ष की टीम है, 14 उसने मैच खेले हैं जिसमें से 9 में से जीत हासिल हुई है, 2 में हार का सामना करना पड़ा है, 3 मैच ड्रॉ रहे हैं और 30 अंकों के साथ वो शीर्ष पर काबिज है। वहीं केरला ब्लास्टर्स 9वें नंबर पर है, 15 मैच
कुल खेले हैं, जिसमें से मात्र 3 मैच में उसे जीत मिली है, जबकि 6 मैच ड्रॉ रहे हैं, 6 में हार का सामना करना पड़ा है और उसके 15 अंक हैं। हम ये कह सकते हैं कि लगभग डबल का फर्क है दोनों टीमों के बीच में। कोई मुकाबला नहीं है। मुंबई का जो है ऑलमोस्ट श्योर है प्ले ऑफ का, पहली 4 टीमें प्ले ऑफ में पहुंचेंगी जो नॉकआउट होता है। तो मुंबई हैज ऑलमोस्ट मेड इट सर्टेन, जिस तरीके का इनका बाकी टीमों के साथ डिफरेंस है। केरला ब्लास्टर का यह है कि क्लिक नहीं कर सके अभी तक जी है, अच्छा प्रदर्शन किया 1-2 मैचेस में, मगर वो प्रदर्शन जिससे उम्मीद थी वो इन्होंने नहीं किया। और इसलिए आप देखिए, आपने जैसे खुद ही कहा कि आप 15 अंकों का डिफरेंस और आप 9वें नंबर पे हैं, 9 से कितना ऊपर क्लाइम करेंगे, जबकि अब 6-6 मैच बाकी रह गए हैं। हर टीम ने 20-20 मैच खेलने हैं और अगर केरला ने तो 15 खेल चुके तो 5 मैच रह गए हैं। अगर 5 जीते सारे 15 और फिर 30 बनते हैं उनके जी। इट इज नॉट पॉसिबल कि 5 के 5 जीते। अगर 5 जीतेंगे तो 15 पॉइंट हो जाएंगे, तो तब 30 पॉइंट बनते हैं। मुंबई को 1-2 मैच जीतने हैं तो थ्रू है जी, almost through, but to consolidate their position, they need 1 or 2 more victories, and that is true, and they still have to play 6 matches. बिल्कुल। अगर हम टॉप 4 टीमों की बात करें, मुंबई सिटी, एटीके मोहन बागान, हैदराबाद और गोवा की, तो अगर हम देखते हैं तो टीमों के बीच में जो अंकों का अंतर है, वो अगर जहां मुंबई सिटी एक और 30 अंक के लेकर शीर्ष पर काबिज है, वहीं जो चौथे नंबर की टीम है गोवा, उसके 21 अंक हैं। हालांकि ये सभी टीमें, ज्यादातर टीमें 14-14 मैच खेल चुकी हैं। तो उसके आधार पर अगर हम देखें तो जो मेन मुकाबला लग रहा है वो मुंबई सिटी और एटीके मोहन बागान के बीच में। नहीं, वो तो है, मगर 4 टीमों ने प्ले ऑफ क्वालिफाई करना है। अब जब 4 टीमें क्वालिफाई करेंगी, जैसे अगर आपने कहा मुंबई भी क्वालिफाई करती है, मोहन बगान करती है, हैदराबाद करती है, गोवा या कोई और टीम बीच में से आ जाती है, सवाल यह था कि प्ले ऑफ के बाद तो नॉकआउट होता है, उस दिन कौन टीम जीतेगी। आज अगर कोई हार भी जाता है तो कहते हैं अगला मैच है हमारे पास, हम आज लीग पे पॉइंट कम कर लिए, पर जब नॉकआउट स्टेज पे पहुंचेंगे तो कोई टीम भी जीत सकती है। इसका जिस तरीके का प्रदर्शन मुंबई का है या मोहन बगान का, दावेदार तो यही लगते हैं इस टाइटल के। एक बड़ी टीम हुआ करती बेंगलुरु, जिन्होंने पिछली बार जीता था, वो कहीं पीछे खिसक गई है। और हैदराबाद और गोवा का अच्छा प्रदर्शन है, मगर उतना प्रदर्शन नहीं रहा प्रभावशाली जितना की उम्मीद की जाती थी। और केरला ब्लास्टर भी बड़े दमखम से उतरी थी, वो भी नहीं। बेंगलुरु ने भी किया, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने भी जितनी उम्मीदें उन टीमों से उतना किया नहीं, मगर जिस तरीके से मुंबई ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया उसकी दाद देनी पड़ेगी। और अब बात करते हैं टेनिस की। एटीपी कप में आज ग्रुप मैच में इटली ने फ्रांस को 2-1 से, रूस ने जापान को 2-1 से, जर्मनी ने कनाडा को 2-1 से और ऑस्ट्रिया ने ग्रीस को 2-1 से हरा दिया है। काफी सबने एक जैसा ही खेला है और इस समय जो टीम्स हैं इनके बीच में अगर हम देखें तो इन ग्रुप मैच में काफी ये एज अ टीम, एज अ नेशन अगर हम देखें तो क्या कुछ देख पाते हैं आप? राजेश, इस बार हुआ ये है कि ये सारे टूर्नामेंट इतने लो की हो रहे हैं कि आपको पता नहीं क्यों, बिकॉज ऑफ कोविड अब ये सारे प्लेयर नहीं, अब कितने लोगों को बायो बबल्स में जाना पड़ता है। आप देखते हैं कि ये जो टेनिस टूर्नामेंट हो गए थे बड़ी क्राउड अट्रैक्ट करते थे। जैसे आजकल वो बिल्कुल ही कि किसी तरीके से खेला जाए, खत्म किया जाए इन टूर्नामेंट्स को, और ताकि ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू हो, इसलिए खेला गया है कि ये कहीं ना कहीं बंद ना हो जाए। मगर ओवरऑल अगर यही मैच कोविड के बगैर हुआ होते, कोविड के जमाने में नहीं होते, तो आपको पता लगता कितना इंटरेस्ट होता, कितने टॉप प्लेयर आए हैं। अब ऐसा देखा जाता है कि आप कई बार स्कोर देखते हैं तो सिर्फ टीमों के नाम बताए देते हैं कि इसने इसको हराया, इसने इसे हराया। वो जो प्लेयरों का दमखम, जो प्लेयरों की खेल दिखाते के बारे में डिस्कस किया था, वो मिस हो रहा है। आपने देखा कई बार बहुत कम प्लेयरों के बारे में डिस्कस होता है जब इंडिविजुअल टूर्नामेंट हो तो। जी बिल्कुल। और अब बात करते हैं महिला क्रिकेट की। दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम मार्च में भारत दौरे पर आ रही है। इस श्रृंखला में 5 ओडीआई और 3 T20 मैच होंगे। आइए जानते हैं इस पर हमारे सहयोगी अतहर सईद की ये रिपोर्ट। दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम का मार्च में भारत दौरा हो रहा है। यहाँ खास बात यह है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने मार्च 2020 में T20 विश्व कप फाइनल के बाद से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। वनडे की बात की जाए तो टीम इंडिया ने अंतिम मैच 6 नवंबर 2019 को खेला था, यानी 455 दिन से टीम ने कोई वनडे मैच नहीं खेला। ये इस सदी का सबसे लंबा अंतराल है। 2000 से 2002 के बीच, 2003 में, 2009-10 में और 2013-14 में भी टीम के वनडे मैच में 300 से अधिक दिन का अंतराल था। महिला वर्ग में टेस्ट तो कम होते हैं, T20 के मुकाबले शुरू हो गए हैं। वनडे टीम की कप्तान मिताली राज अब T20 नहीं खेलती हैं। ऐसे में वनडे नहीं होने से उन्हें फिटनेस और प्रदर्शन बरकरार रखने में दिक्कत हो सकती है।
1 जनवरी 2000 से पुरुष और महिला टीम के रिकॉर्ड को देखें तो महिला टीम काफी पीछे है। पुरुष टीम ने जहां तीनों फॉर्मेट्स में 918 मुकाबले खेले हैं तो महिला टीम को सिर्फ 260 मैच खेलने का मौका मिला, यानी पुरुष टीम ने लगभग 3.5 गुना अधिक अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका के सामने किस तरह से चुनौती पेश करती है। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ हरपाल जी, अगर हम देखें तो जिस तरह से काफी लंबा, जैसा आप अभी हम बात ही कर रहे थे कि कोविड की वजह से खेल में काफी लंबा गैप हो रहा है और जैसा कि है इसमें कि मार्च 2020 से जो है 2020 विश्व कप फाइनल के बाद से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं हुआ है, तो ऐसे में आप क्या कुछ देखते हैं इस शंका? मैं तो ये देखता हूँ कि पहले तो प्रार्थना करता हूँ ये टूर हो, क्योंकि जिस तरीके से साउथ अफ्रीका का टूर ऑस्ट्रेलिया का कैंसिल हो गया जी, बहुत बड़ा टूर था वो पुरुष टीम का, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया को अब मेरे ख्याल वो वर्ल्ड जो टेनिस टेस्ट चैंपियनशिप है उससे हाथ धोना पड़ेगा। अब तो भारत का चांस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो वो इसलिए टीम कैंसिल हुआ कि वहां पर कोविड बड़ा फैल गया है जी। क्या ये अगर वो पूरे कैंसिल किया जा सकता है तो मैं तो पहले ये प्रार्थना करता हूँ कि वो ऐसी चीज ना हो और ये फिर टीम भारत आए। तब उसके बाद आपने जो सही कहा, जैसे आपकी रिपोर्ट में कहा कि कितना फर्क है, 455 दिन में खेले जाएंगे, ये सब ठीक हो सकता है, इसको रिवर्स किया जा सकता है। 5 ODI खेलेंगे, 3 T20, और भारत की टीम बहुत अच्छी खेल रही है, महिला टीम बहुत अच्छा खेल रही है। हालांकि प्रैक्टिस नहीं मिली इनको, और जैसे वर्ल्ड कप में खेला था T20, उसके बाद ODI आपने 2019 में खेला था नवंबर में, मगर सब ये डिपेंड करता है इस टूर पे कि वेदर दिस टूर विल टेक प्लेस और नॉट। और अब बात करते हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने खिलाड़ियों के IPL के 14वें संस्करण में हिस्सा लेने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC लेने के लिए कहा है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने आज कहा कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को केस बाय केस बेसिस पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलेगा। सभी खिलाड़ियों के स्वास्थ्य की जांच होगी, इसके बाद ही उनको IPL में खेलने को लेकर इजाजत दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IPL 2021 की शुरुआत अप्रैल के दूसरे हफ्ते में हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण अफ्रीका दौरे को रद्द करने की वजह से भी दुनिया की ये सबसे बड़ी लीग हो सकती है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कल कोरोना की वजह से ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के दक्षिण अफ्रीकी दौरे को रद्द कर दिया था। तो अगर हम देखें तो इस तरह की जो NOC लाने के लिए कहा गया है खिलाड़ियों से, और जो अगर हम ऑस्ट्रेलिया सरकार की वजह ने साउथ अफ्रीकी दौरा जो रद्द करने की जो मुख्य वजह है वो कोरोना को बताया। मैंने अभी आपको कहा है, सबसे पहले तो NOC की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जितने प्लेयर आपके खेलेंगे, एक जो भी कंट्री के, जिस कंट्री के भी IPL में खेलेंगे, तो उस कंट्री के बोर्ड को 10% मिलता है जी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, फिर बोर्ड को भी पैसा मिलता है। आपके जितने अगर 19 प्लेयर ऑस्ट्रेलियन पिछली बार खेले तो सबसे ज्यादा पैसा क्रिकेट बोर्ड को, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को मिला था। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। बट दूसरा जो है कि ऑस्ट्रेलिया वालों ने कोविड के बारे में बहुत ही सख्त रिजीम रखा, वो किसी चीज का कंप्रोमाइज कर ही नहीं रहे, तो उधर कोई राइट नहीं चल रही। बड़ा मुश्किल से उन्होंने माना है इसका ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू करने का। तो मेरा ज्यादा ख्याल है अगर ये कोविड नहीं रहा तो प्लेयर आएंगे, नहीं तो वो सख्ती तो बहुत करेंगे। जी हाँ बिल्कुल। दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए चुनी गई ऑस्ट्रेलियाई टीम में IPL के कुछ बड़े सितारे मौजूद थे। पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, स्टीव स्मिथ, मिशेल स्टॉर्क और डेविड वार्नर जैसे खिलाड़ी IPL में काफी महत्व रखते हैं, और लीग के 13वें सीजन में ऑस्ट्रेलिया के 19 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। और बात करते हैं भारत इंग्लैंड सीरीज की। भारत के खिलाफ खेली जाने वाली 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए चुनी गई टीम में इंग्लैंड ने बल्लेबाज ओली पोप को शामिल किया है। चोट की वजह से क्रिकेट से दूर रहने वाले 23 साल के ओली पूरी तरह से फिट हो गए हैं और आज उनको भारत के खिलाफ चुनी गई टीम में शामिल किया गया है। हरपाल, आपसे जानना चाहेंगे कितनी बड़ी चुनौती है ओली पोप? नहीं, ओली पोप बहुत अच्छा नौजवान प्लेयर है, मगर भारत चुनौती तो उनके लिए है भारत में खेलने की। कोई भी जो टीम बाहर से आती है, भारत में खेलना बड़ा उनके लिए चुनौती है, सब मानते हैं। और मेरा ख्याल जो है कि भारत एडवांटेज पोजीशन में है, और ये 4 मैचों की सीरीज में भारत को ये सीरीज 2-0 या 2-1 से जीतनी है ताकि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करे। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज इस सीरीज की ये है कि ये सीरीज कम और क्वालिफाइंग फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ज्यादा है, और अगर 3-0 से इंग्लैंड जीतता है तो वो क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल जब ओली पोप के आने से थोड़ी टीम मजबूत तो होगी, मगर ओवरऑल एडवांटेज तो इंडिया के पास है। जी हाँ, और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। हरपाल, आप हमारे स्टूडियो में और तमाम खेल खबरों पर आपने चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।